हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 13 सितंबर और 14 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे जो भी नई वीडियोस अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और अपने आज के क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम अपने नॉलेज में और कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करेंगे जो ना सिर्फ आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा बल्कि आपके डेली नॉलेज को भी ये बढ़ाएगा। आज हम देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक क्रूड कैरियर में आग लग गई। उस क्रूड कैरियर का क्या नाम है और उस क्रूड कैरियर को इंडियन ऑयल ने किस देश से किराए पे लिया था। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रदेश ने अंग्रेजी मीडियम को अनिवार्य किया था और फिर उस प्रदेश की जो उच्च न्यायालय था उसने उस पर रोक लगा दिया था। और फिर प्रदेश सरकार अंग्रेजी मीडियम को अपने प्रदेश में अनिवार्य करने के लिए सरकारी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उच्च न्यायालय का फैसला था उस प्रदेश के उसको बदलने से मना कर दिया। आखिर कौन सा ये है प्रदेश? देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? और किस देश से विटामिन सी आयात पर एंटी डैम्पिंग जांच कर रही है हमारा भारत? किस देश से जो विटामिन सी आता है उसके आयात पर एंटी डैम्पिंग जांच कर रहा है? क्या होता है ये एंटी डैम्पिंग, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रदेश ने ऑनलाइन गेम, उन सारे ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगा दिया है जिसमें कि पैसे का लेन देन होता था? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने उन सारे ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगा दिया जिसमें कि पैसे का लेन देन होता था? हम उस प्रदेश का नाम भी इस वीडियो में जानेंगे। रखवाली ऐप है ये पूरा, इसको किस प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया? इंग्लिश प्रो ऐप के बारे में हम जानेंगे, ये किसने लॉन्च किया है और कौन से विश्वविद्यालय की मदद से इंग्लिश प्रो ऐप को विकसित किया गया है? आरबीआई ने किस क्षेत्र के ऋण की सीमा स्टार्टअप, अगर कोई क्षेत्र है जिसमें कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो एक ऋण की फिक्स सीमा होती है, लेकिन आरबीआई ने कुछ क्षेत्रों के जो ऋण की फिक्स सीमा थी उसको दोगुना कर दिया है। कौन कौन से क्षेत्र के ऋण की सीमा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दुगना किया गया है? और डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को फर्स्ट वर्ल्ड वार हेरिटेज सिटी घोषित किया है? इन सब के अलावा हम बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड विथ लर्निंग बुक, वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पारादीप रिफाइनरीज द्वारा किराए पर लिए गए किस क्रूड कैरियर में हाल ही में आग पकड़ ली थी? देखो, जो क्रूड ऑयल उसे बोलते हैं, ये कच्चा तेल होता है, इसे हम बाहर से खरीदते हैं। रिफाइनरीज में इस कच्चे तेल का शोधन किया जाता है और फिर उससे पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन, जेट फ्यूल, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब चीज़ें निकलती हैं जब इनका शोधन किया जाता है रिफाइनरीज में। तो इन पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हम अपना एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। और अलग अलग कई सारी कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की हैं, कुछ गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो कि क्रूड ऑयल रिफाइनरीज जिनके पास हैं। उसी में एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये पारादीप उड़ीसा में है, इसकी रिफाइनरीज है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरीज पारादीप उड़ीसा में है। अब पारादीप उड़ीसा की जो रिफाइनरीज है इसने श्रीलंका से एक क्रूड कैरियर को लिया था कि उसे, क्रूड कैरियर मतलब कि ये समुद्र के रास्ते क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को लेके आना था किसी देश से भारत को पारादीप रिफाइनरीज पे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने श्रीलंका से इसे किराए पर लिया था, न्यू डायमंड नाम के क्रूड कैरियर को। इसी के थ्रू तेल आ रहा था, लेकिन अचानक से इसमें आग लग जाती है न्यू डायमंड क्रूड कैरियर में
और फिर ये धू धू करके पूरी आग समुद्र में ही जल के ख़त्म हो जाती है। और ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यू डायमंड क्रूड कैरियर का नाम था जिसे भारत ने श्रीलंका से किराए पर लिया था। तेल को, इस क्रूड कैरियर न्यू डायमंड को तेल को लेके आना था समुद्र के रास्ते पारादीप रिफाइनरीज पे, जो कि ओडिशा में स्थित है। देखो और कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं। भारत की जो सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरीज है ये प्राइवेट प्लेयर्स की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की है, जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियों के पास रिफाइनरीज है, तो भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसकी ये पारादीप रिफाइनरीज है, इसी की भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरीज है जो कि डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरीज है, साथ ही साथ पारादीप ओडिशा में भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरीज है। अब जो डिगबोई असम की रिफाइनरीज है ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरीज है, यानी सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ही भारत में रिफाइनरीज को खोला था असम के डिगबोई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास भी अपनी रिफाइनरीज है। ये देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में मौजूद स्थित हैं सारी रिफाइनरीज। बस हम ये एक ओवरव्यू आपको बता रहे हैं कि किस किस कंपनी के पास रिफाइनरीज है। तो प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस के पास है और गवर्नमेंट सेक्टर में भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोलियम लिमिटेड। चेन्नई पेट्रोलियम लिमिटेड भी गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका से ली न्यू डायमंड क्रूड कैरियर जिसमें से समुद्र के रास्ते इससे न्यू डायमंड क्रूड कैरियर को किसी देश से तेल लेके आना था पारादीप रिफाइनरीज, लेकिन ये बीच समुद्र में ही इसमें ब्लास्ट हो जाता है किन्हीं कारणों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, पहले तो आंसर जान लेते हैं। ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार अपने वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, जिसको आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार अपने वहाँ के हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूव करती है, क्योंकि उसने अध्यादेश के जरिए इसको मन बनाया था कि अपने प्रदेश में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराएगी वो जो उसके गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आंध्र प्रदेश सरकार के जो स्कूल हैं उसमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराने के लिए ही ये केस किया था कि मतलब एक अध्यादेश लाया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। फिर वहाँ की हाई कोर्ट ने इस राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में मूव किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के जो राज्य का उच्च न्यायालय था उसके आदेश को बदलने से मना कर दिया है। और इस तरीके से फिर क्या होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार की जो ये अध्यादेश था इसे निरस्त मान लिया जाएगा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ के आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाई का जो अध्यादेश था उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अब निरस्त कर दिया गया है। पहले ये वहाँ के हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया था। और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास 3 राजधानियाँ होंगी। एग्जीक्यूटिव राजधानी होगी विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव राजधानी होगी अमरावती और कुर्नूल होगी जुडिशियल राजधानी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। पहले आंसर जान लेते हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति भारत के साथ लॉन्च की है जर्मनी ने। क्या है ये इंडो पैसिफिक रणनीति? देखिए सबसे पहले आंसर है इसका ए, जर्मनी। जर्मनी के बारे में जान लें। जर्मनी जो यूरोपियन यूनियन है उसका अध्यक्ष देश है और ये यूरोपियन संघ का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, और जर्मनी ने ही भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति को लॉन्च किया है। क्या है ये इंडो पैसिफिक रणनीति? इंडिया, चाइना व एशिया के अन्य प्रमुख देश जिसमें विशेष रूप से जापान है और ऑस्ट्रेलिया
शीत युद्ध के बढ़ते प्रभाव के नए ढांचे में चीन को रोकने से संबंधित इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। फिर से समझते हैं शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध ये होता है कि आप ये समझ लो कि जैसे युद्ध से पहले एक बातचीत का वो भयंकर दौर जिसमें कि अपने एक्सट्रीम पे बातचीत हो रही है, लोग एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हों और एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हों। युद्ध से ठीक पहले की स्थिति को ही शीत युद्ध बोला जा सकता है। अभी आप जैसे समझ सकते हो कि इस समय चाइना और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना लगातार अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, अमेरिका भी चाइना के खिलाफ बोल रहा है, और युद्ध तो नहीं हो रहा है लेकिन देखिए अमेरिका ने अपने वहाँ से चाइना का जो राजदूत वो एम्बेसी था उसे बंद करा दिया गया, अमेरिका द्वारा चाइना का एम्बेसी बंद करा दिया गया, फिर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर। इस तरीके से ये शीत युद्ध का ही हिस्सा माना जाता है। अब चाइना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। भारत, अमेरिका व एशिया के अन्य प्रमुख देशों में जापान, साथ में इसमें ऑस्ट्रेलिया है। इसी को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी माना जा रहा है। और इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अब जर्मनी भी शामिल हो गया है, यानी कि इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जर्मनी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में शामिल हो गया है, जिसमें शीत युद्ध के बढ़ते प्रभाव के नए ढांचे में चीन को रोकने से संबंधित विचार विमर्श किया जाएगा इन देशों के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमारे देश की परंपरा चली आ रही है कि इस दिन ही शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन सभी शिक्षकों को पूरे देश से ये शिक्षक लिए जाते हैं। अच्छे कार्य करने वाले शिक्षक, उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। और कोविड-19 की वजह से इस वर्ष ये पुरस्कार समारोह जो हुआ ये वर्चुअल पुरस्कार समारोह हुआ, लोग इकट्ठा नहीं हुए इसमें और वर्चुअल तरीके से उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि लोग एक मीटिंग में आए और उनका नाम अनाउंस किया गया और फिर उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइज़ उनको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। और इस समारोह में कुल 47 शिक्षकों को, पूरे देश से ये शिक्षक थे 47, इनको सम्मानित किया हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस 47 शिक्षकों में से 18 वुमेन्स टीचर हैं, 18 महिलाएं शिक्षिका हैं इन 47 टीचरों में से। और अभी ये देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा कि कितने टीचरों को सम्मानित किया गया या फिर कितनी महिलाएं थीं, क्योंकि आप 47 का नाम याद नहीं रख सकते। लेकिन आप जिस स्टेट से भी हो उस स्टेट के किसको ये मिला है आप इसे नेट पे जाके खुद सर्च करोगे। और अभी मुझे जितने याद आ रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ। देखिए, स्नेहिल पांडे, ये उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, इनको सम्मानित किया गया शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से। साथ में पदम प्रिया एक हैं, ये हैदराबाद की हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। अर्चना गुरंग, ये सिक्किम से हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। और मीशा घोषाल, ये वेस्ट बंगाल से हैं, इनको भी इस वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया गया। अब आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट की अगर किसी को मिला है प्राइज़ तो आपके लिए सिर्फ वही नाम इम्पॉर्टेंट होगा, वरना आपके लिए ये टोटल नाम इम्पॉर्टेंट होगा कि 47 लोगों को दिया गया जिसमें से 18 वुमेन थी। और अब जैसे कोई यूपी का है तो उसके लिए स्नेहिल पांडे नाम इम्पॉर्टेंट होगा। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 5 सितंबर को, तो स्नेहिल पांडे नाम ही रहेगा अगर आप यूपी के हो तो, और यूपी की कोई परीक्षा दे रहे हो। और अगर आप सिक्किम के हो तो आपके लिए अर्चना गुरंग नाम महत्वपूर्ण होगा। वेस्ट बंगाल से हो तो मीशा घोषाल, हैदराबाद से हो, तेलंगाना से हो या फिर आंध्र प्रदेश से हो तो आपके लिए पदम प्रिया ये नाम इम्पॉर्टेंट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच की शुरुआत की है? पहले ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, चीन के साथ
जो आयात हो रहा है विटामिन सी उसके लिए एंटी डंपिंग की जांच की शुरुआत की है भारत ने। क्या है ये एंटी डंपिंग, समझते हैं पहले इसको। देखो पहले तो ये समझ लेते हैं कि विटामिन सी की गोलियां जो होती हैं इसको कई अन्य देशों से हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब इंपोर्ट करने में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उन रूल्स रेगुलेशन में ही एक रूल्स रेगुलेशन ये है कि आप जितने में आपके यहाँ जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है आप उससे ज़्यादा में ही बेचोगे। जैसे समझते हैं इसको कि चाइना विटामिन सी की गोली को बना रहा है 4 रुपये पर टैबलेट, लेकिन वो इंडिया को सेल आउट कितने में कर रहा है? सेल आउट इंडिया को वो कर दे रहा है 3 रुपये पर टैबलेट। क्यों 3 रुपये पर टैबलेट वो सेल आउट कर रहा है? उसका खुद का तो नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी रियल कॉस्ट पर टैबलेट 4 रुपये आ रही है एक टैबलेट विटामिन सी की बनाने में, लेकिन वो 3 रुपये सेल आउट करके इंडिया में 3 रुपये में सेल आउट करने से उसका मकसद जो इंडिया के घरेलू उद्योग हैं मेडिसिन के, जो विटामिन सी बनाते हैं, विटामिन सी की गोलियां बनाते हैं, चूँकि अब ये इतने सस्ते में देगा तो अपनी कॉस्ट भी नहीं ले रहा है जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो फिर जो घरेलू मेडिकल से संबंधित उद्योग हैं वो इससे क्या होंगे, पिट जाएंगे। इसी से संबंधित होता है ये एंटी डंपिंग। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेडमीज़ ये इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेडमीज़ को बजाज हेल्थ केयर से एक शिकायत मिली कि चाइना डैम्पिंग कर रहा है विटामिन सी के साथ। अब इसकी जांच की जा रही है। अगर ऐसा होता है, ऐसा पता चलता है कि ये बात सही है, बजाज हेल्थ केयर ने जो शिकायत की है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेडमीज़ से कि चाइना विटामिन सी की डैम्पिंग कर रहा है, तो फिर इसको कैसे क्या करेगी गवर्नमेंट? फिर एक चार्ज लगा देगी। इनकी विटामिन सी की गोलियां आयात हो रही हों उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगी इंडियन गवर्नमेंट, जिसे डैम्पिंग चार्ज बोलते हैं। और फिर डैम्पिंग चार्ज लगाने से उसका जो अब क्या है कि इंडिया में मान लो कि 7 रुपये में टेबलेट बिक रही है, 4 रुपये में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है, तो लगभग 7 में इंडिया में बिक रही है, तो इसी के आसपास कुछ इससे कुछ कम ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा इंडिया में, 7 रुपये से कम। अब लेकिन ये इंडिया को 3 रुपये में बेच रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 रुपये से बढ़ा के इस पर डैम्पिंग चार्ज लगा देगी पर टेबलेट। अगर गवर्नमेंट 2 रुपये डैम्पिंग चार्ज लगा देगी तो 4 रुपये में ये बेच रहा है, 2 रुपये डैम्पिंग चार्ज, यानी इंडिया में ये 6 रुपये में पहुंचेगी। फिर इसको 7 रुपये में बेचने पे यहाँ का व्यापारी मजबूर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जो घरेलू उद्योग जिससे एंटी डैम्पिंग की वजह से जो उनको नुकसान हो रहा है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। यही एंटी डैम्पिंग है कि आप जितने में आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे भी कम में बेचो, जिससे कि जिस देश को आप बेच रहे हो उस देश के उद्योग धंधे खराब हों। यही इसी को एंटी डैम्पिंग बोलते हैं। और अब चाइना भारत के साथ एंटी डैम्पिंग कर रहा है विटामिन सी के आयात पर, और इसकी जांच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेडमीज़ द्वारा की जा रही है। अगर ऐसा पाया जाता है कि एंटी डैम्पिंग कर रहा है चाइना, तो उनके जो विटामिन सी की टैबलेट्स हैं उन पे डैम्पिंग चार्ज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेडमीज़ द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पे प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी केंद्र सरकार ने पूरे इंडिया से 59 ऐप को बैन किया सबसे पहले, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण ऐप था टिकटॉक बैन हुआ था उस 59 ऐप में, और फिर दोबारा 118 ऐप को फिर से बैन कर दिया गया हमारे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा पूरे इंडिया से, जिसमें इस 118 में पबजी, जो कि एक गेम था जिसे भारत के बच्चे खेलते थे, वो भी बैन कर दिया गया। जो ऐप बैन होता है इसको कौन सा मंत्रालय बैन करता है? इसे मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पे बताया था, बस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ऐप बैन करने का अधिकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अगर चाहे तो किसी भी ऐप को बैन कर सकता है। और हमारे इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। तो 59 ऐप और 118 ऐप जो कि
पूरे देश में बैन किए गए एक साथ। इसे किसने बैन किया? इसे बैन किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने। और अभी जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, पैसे से लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स को किसने बैन किया? एक विधेयक के द्वारा इसे बैन किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, अब आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 59 और 118 ऐप जो एक साथ बैन किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्र सरकार ने बैन किया। और पैसे के लेन देन से जुड़े जो ऑनलाइन गेम्स हैं उन्हें विधेयक के द्वारा प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य श्रेणी में किस ऐप को भारत का दूसरा सबसे अच्छा ऐप घोषित किया गया है? देखो, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हुआ क्या कि लगातार ऐप बैन हो रहे हैं। 59 ऐप बैन हुए एक ग्रुप में, फिर दोबारा 118 ऐप बैन हुए एक ग्रुप में, तो और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। तो उसी के तहत आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को 9 कैटेगरीज में, 9 अलग अलग कैटेगरीज में लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये 9 कैटेगरी जो थी, ये इसमें एक बिजनेस कैटेगरी, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी, ई लर्निंग कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, गेम्स की कैटेगरी, ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी, न्यूज़ कैटेगरी, एंटरटेनमेंट कैटेगरी, इन सारी कैटेगरीज में आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया। और केंद्र सरकार द्वारा जो ऐप कई सारे मानकों पे केंद्र सरकार के खरा उतरता है, उसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो मैं इन सारे ऐप में जिस ऐप ने भी बाजी मारी है उसके नाम को यहाँ पे बताऊँगा और आप उसे नोट करोगे। यहाँ पे जो स्वास्थ्य श्रेणी का ऐप है, इसमें दूसरा सबसे अच्छा ऐप घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन है। स्वास्थ्य श्रेणी का जो दूसरा सबसे अच्छा ऐप है उसका नाम है आई मुंज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस आई मुंज को IIT BHU के 2 छात्रों द्वारा बनाया गया है। हालांकि जिसने प्राइज़ जीता है, जो पहले स्थान पे है, उसका नाम है स्टेप सेट गो। हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में जिससे पहला स्थान प्राप्त हुआ है आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में, उसका नाम है स्टेप सेट गो। आई मुंज को दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी आप याद रखेंगे कि हेल्थ एंड वेलनेस श्रेणी में जो दूसरा स्थान, जिसे पहला स्थान मिला है जिस ऐप को, उसका नाम है स्टेप सेट गो। अब हम बात करते हैं बिजनेस कैटेगरी में। जोहा इनवाइस करके ये एक ऐप है, इसे पहला स्थान मिला है। ई लर्निंग कैटेगरी में डिस्प्रेज ऐप को पहला स्थान मिला है। सोशल कैटेगरी में चिंगारी ऐप को पहला स्थान मिला है। गेम्स की कैटेगरी में हिट विकेट सुपर स्टार ऐप को पहला स्थान मिला है। ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम की कैटेगरी में जोहा वर्क प्लेस को पहला स्थान मिला है। जो जोहा है, इसको ही बिजनेस कैटेगरी में जोहा इनवाइस के लिए पहला स्थान मिला। और ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में इसको पहला स्थान मिला, यानी जोहा को 2 जगहों पे पहला स्थान मिला है। फिर न्यूज़ की कैटेगरी में लॉजिकल ऐप है, इसे पहला स्थान मिला है। एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में कैप्टन प्लस ऐप को पहला स्थान मिला है। ये सब आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करके याद कर लेंगे, क्योंकि किसी भी कैटेगरी से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या फिर आप कहीं किसी से चर्चा कर रहे हो किसी ऐप के बारे में, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के बारे में, तो ये सब आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नागरिकों को ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए आई रखवाली नाम के ऐप को लॉन्च किया है? आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है आई रखवाली ऐप? देखिए, ग्रीनरी सेवियर्स यानी कि ये वातावरण पर्यावरण से संबंधित है। अब इस ऐप के ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि कोई सा पेड़ है सूख रहा है, तो आप इस ऐप के ज़रिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। साथ ही साथ आपने कोई नया पेड़ लगाया है तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके आई रखवाली ऐप पे डाल सकते हो, तो लोग उसे देखेंगे कि हाँ आपने पेड़ लगाया है। और फिर जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो रहा है तो भी आप उस पेड़ का
महीने 2 महीने में अपडेट करके डाल सकते हो कि इस डेट को ये पेड़ इस कंडीशन में था, फिर मैंने इसको पानी दिया, इसकी सिंचाई की, इसमें खाद डाला और लगातार इसकी निगरानी कर रहा हूँ, अब ये पेड़ की कंडीशन ये है। इस तरीके का काम इस पे हो सकता है। साथ ही साथ कोई पेड़ सूख रहा है तो उसको भी सरकार को आप सूचित कर सकते हो, या उस सूख रहे पेड़ के प्रति आपने किस जिम्मेदारी के साथ उस पेड़ को फिर से हरियाली में परिवर्तित किया, इससे संबंधित फ़ोटो को भी आप आई रखवाली ऐप पे डाल सकते हो। साथ ही साथ जो नर्सरीज़ हैं पंजाब में जहाँ पे मुफ्त पौधे दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इसकी जानकारी भी इस आई रखवाली ऐप पर मौजूद होगी। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य सरकार का है कि अधिक से अधिक लोग पेड़ लगाने के लिए जागरूक हों और उत्साह में पेड़ लगाएं। इसी वजह से आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये है विनी महाजन। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। पंजाब सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव हैं विनी महाजन। ये 1987 बैच की IAS हैं और पहली महिला मुख्य सचिव हैं। इस वजह से ये पंजाब के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई रखवाली के साथ एक हम बात करें हरित पथ ऐप की। हरित पथ ऐप इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा, कि जो हाईवेज़ पे पेड़ लगे हैं उनकी कंडीशन के लिए ये हरित पथ ऐप है, जिसके द्वारा सरकार जो हाईवेज़ पे पेड़ हैं उनकी रक्षा करता है और साथ ही साथ लोगों को इस ऐप के जरिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कौन से पेड़ की कैसी कंडीशन है। ख़राब हो रहे पेड़ों की कंडीशन बताने पे सरकार द्वारा जो संबंधित अथॉरिटी है जिसे उस पेड़ की रख रखाव और जिम्मेदारी का जिम्मा दिया गया है, उसको सरकार सूचित करेगी कि ये पेड़ ख़राब हो रहा है और आप जाके इसकी रख रखाव की देख रेख करो कि क्यों ये पेड़ ख़राब हो रहा है। हरित पथ ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का ऐप है। आई रखवाली ये पंजाब सरकार का ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इंग्लिश प्रो नामक अपनी तरह का पहला ऐप लॉन्च किया है। पहले जान लेते हैं, इंग्लिश प्रो नामक ऐप को लॉन्च किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय पे। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ये स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में। इसके कुलपति हैं सुरेश कुमार। इस इंग्लिश प्रो ऐप को इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा ही विकसित किया गया है और ये जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है इसमें अंग्रेजी विषय के साथ साथ ही अन्य जो और भी लैंग्वेज हैं उसकी पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, अलग अलग जो लैंग्वेज हैं अलग अलग देश की, उन सब की पढ़ाई इस विश्वविद्यालय में कराई जाती है और ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसी ने इंग्लिश प्रो नामक ऐप को विकसित किया है, जिसे हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च करा है। इंग्लिश प्रो जो ऐप है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को भारतीय तरीके से सीखने के लिए बनाया गया है कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहा है और वो भारतीय तरीके से सीखना चाह रहा है तो उसमें ये इंग्लिश प्रो ऐप उसकी काफ़ी मदद करेगा। भी आप देखते होंगे कि अमेरिकन लैंग्वेज ऑफ सेंटर तो ये लोग अलग तरीके की इंग्लिश आपको बताते हैं, लेकिन इंग्लिश प्रो में ये भारतीय तरीके से इंग्लिश को सिखाया जाएगा, जिसमें प्रोनाउंसिएशन के साथ ही साथ भारतीय तरीके से इंग्लिश बोलने पर बल दिया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय ये स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्नीर सेल्वम इनियन जो हाल ही में खबरों में हैं ये किस खेल से जुड़े हैं। पन्नीर सेल्वम इनियन ये जुड़े हुए हैं शतरंज से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पन्नीर सेल्वम इनियन ये चेन्नई से हैं और इन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है, विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट। ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ये टूर्नामेंट ओपन टूर्नामेंट होता है और इसको आयोजित करा जाता है कॉन्टिनेंटल शतरंज एसोसिएशन, कॉन्टिनेंटल चेस एसोसिएशन द्वारा। तो कॉन्टिनेंटल चेस एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट। उसको इस वर्ष जीता है चेन्नई के
पन्नीर सेल्वम इनियन ने, इसी वजह से ये खबरों में है। पन्नीर सेल्वम इनियन ये शतरंज से संबंधित हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस द्वारा ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता कराई गई, चेस ओलंपियाड 2020 के नाम से, ये प्रत्येक वर्ष होती है। चेस ओलंपियाड 2020 भी प्रत्येक वर्ष होती है और विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट भी प्रत्येक वर्ष होता है। इस वर्ष विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट में भारत के पन्नीर सेल्वम इनियन ने जीत दर्ज की, स्वर्ण पदक जीता। और जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस द्वारा चेस ओलंपियाड कराया जाता है उसमें इस वर्ष इंडिया और रशिया दोनों संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल के हकदार बने। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और चेस ओलंपियाड 2020 में इंडिया और रशिया दोनों संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल, दोनों ने संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की मेज़बानी की? देखिए G20 का जो जितने भी कोई सा भी बैठक होगा इस वर्ष 2020 में, और इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप सऊदी अरब आंसर लगा दोगे, क्योंकि देखो G20 में हर साल का एक अपना अध्यक्ष देश होता है, वो लीडर कंट्री होती है जो इन्हीं 20 देशों में से ही चुना जाता है, और पूरे साल वही देश किसी भी मीटिंग की, किसी भी बैठक की मेज़बानी करता है। अब इस वर्ष कोविड-19 सिचुएशन की वजह से सारी बैठकें वर्चुअल हो रही हैं, तो फिर ये वर्चुअल बैठक बार बार क्वेश्चन में आता है। तो G20 की मेज़बानी की बात होगी वर्ष 2020 में, तो सारी मेज़बानी की है सऊदी अरब ने, क्योंकि सऊदी अरब ही लीडर कंट्री है, अध्यक्ष देश है 2020 के लिए G20 का। 2021 के लिए G20 ग्रुप का अध्यक्ष देश होगा इटली, और 2022 के लिए G20 का अध्यक्ष देश होगा हमारा भारतवर्ष। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का पता लगाएं जो बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। ये बॉलीवुड के एक्टर हैं। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर पूना में है और इसके CEO तपन सिंघल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने EM-पेस पेमेंट सिस्टम की साझेदारी से इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से ATM से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा की शुरुआत करी है? कार्डलेस निकासी के लिए ATM से शुरुआत करी है RBL बैंक ने। RBL बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO विश्ववीर आहूजा हैं। कैसे निकलेगा ये कैशलेस? इसके लिए दो तरीके हैं। जो RBL बैंक के अकाउंट होल्डर हैं उनको एक ऐप के ज़रिए एक जो कोड आता है बार कोड, वो स्कैन करके निकाल सकते हैं। जब आप ATM पे जाओगे और अपना फ़ोन नंबर डालोगे तो एक OTP आएगी, उसके ज़रिए भी ये निकाला जा सकता है। यानी कि OTP के ज़रिए या फिर ऐप में कुछ स्टेप्स हैं उनका पालन करके कार्डलेस तरीके से ATM से पैसे निकाल सकता है RBL बैंक का अकाउंट होल्डर। RBL बैंक ने जोमेटो के साथ ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBL बैंक का गेटवे उपलब्ध कराने से संबंधित समझौता भी किया है। और अगर हम बात करें इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की, तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। वीडियो KYC ये कर रहा है HDFC बैंक, और ICICI बैंक इंस्टा लोन प्रोवाइड कर रहा है 1 करोड़ रुपए तक के इंस्टा लोन को प्रोवाइड कर रहा है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र उधार दिशा निर्देश के अनुसार किस क्षेत्र के लिए ऋण सीमा दुगनी कर दी गई है? कोविड-19 सिचुएशन की वजह से कई सारी जो प्राथमिकता के क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। पहले प्राथमिकता के क्षेत्र में हेल्थ केयर RBI नहीं रखता था, लेकिन हेल्थ केयर भी प्राथमिकता के क्षेत्र में RBI द्वारा ले आया गया। और एक हमारी भारत सरकार का एक लक्ष्य है 2022 तक 175 गीगावाट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करना भारत में। तो अक्षय ऊर्जा भी प्राथमिकता के क्षेत्र में आ गया RBI में।
दोनों क्यों आए? हेल्थ सेक्टर इस वजह से आया क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन है और हेल्थ सेक्टर प्राथमिकता के क्षेत्र में आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अक्षय ऊर्जा क्यों आया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि 2022 तक 175 गीगावाट जो एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा वो उत्पादन किया जाएगा रिन्यूएबल सोर्स से, जिसमें से 100 गीगावाट होगा सोलर एनर्जी से और 60 गीगावाट होगा विंड एनर्जी से। और जो बचे हुए हैं उसमें हाइड्रो एनर्जी, साथ ही साथ बायोफ्यूल, ये सब होंगे। 15 जो बच गए हैं, 160 हुआ 100 सोलर और 60 हो गए आपके किससे? 60 हो गए जब विंड एनर्जी से, तो 15 गीगावाट बच रहा है। तो ये होंगे बायोफ्यूल और हाइड्रोलिटिक एनर्जी। तो ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र हुए। अब अगर कोई व्यक्ति अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में या फिर हेल्थ सेक्टर में अपना नया स्टार्टअप खोलना चाह रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ऋण की सीमा है उसको दोगुना कर दिया है। पहले इन सेक्टरों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार, लेकिन अब सारे बैंकों को 50 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जा सकेगा। मतलब आप मैक्सिमम 50 करोड़ के लोन को ले सकते हो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर आपको स्टार्टअप डालना है या फिर हेल्थ सेक्टर में कोई स्टार्टअप डालना है। ये कोई से भी बैंक से आप ले सकते हो। रिजर्व बैंक ने ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग माइंड्स नाम से बच्चों के लिए अखबार पत्र किस राज्य में शुरू किया गया? द यंग माइंड्स नाम से बच्चों के लिए अखबार न्यूज़पेपर शुरू किया गया है असम में। असम के गुवाहाटी में नीलम सेठिया और नेहा बजाज, इन दोनों ने मिलकर ये स्टार्टअप को शुरू किया है, द यंग माइंड्स नाम से बच्चों के लिए अखबार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने स्टार्टअप इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? नीति आयोग का एक बहुत ही फ्लैगशिप कार्यक्रम चल रहा है अटल इनोवेशन मिशन। इसमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीकों से कार्य कर रहा है नीति आयोग। नवाचार में इसकी नए नए स्टार्टअप के लिए नए नए तरीके अपना रहा है ताकि देश में जो नवाचार है उसको सशक्त किया जा सके। इसी के लिए अटल इनोवेशन मिशन चला रहा है नीति आयोग। अब नीति आयोग ने इस मिशन को और सशक्त बनाने के लिए फ्रेमवर्क आईएनसी के साथ समझौता किया है। फ्रेमवर्क आईएनसी, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है और ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है। अब अटल इनोवेशन मिशन में डिजिटल तरीके को और भी सशक्त बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क आईएनसी मदद करेगी अटल इनोवेशन मिशन की। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने 10 सप्ताह के एंटी डेंगू अभियान को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम दिया है? ये अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। क्या है कि अभी जो डेंगू फैलता है इसका मेन सीज़न होता है डेंगू का, आप मान के चलो कि जुलाई लास्ट से लेके अक्टूबर लास्ट तक डेंगू इसमें ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बारिश के पानी इकट्ठा होते हैं, उससे जो मच्छर होते हैं वो पैदा होते हैं, फिर ये डेंगू को फैलाते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने डेंगू से बचाव के लिए 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे ये चलाया है कि आपके आसपास या फिर आपके घरों में कोई अगर पानी इकट्ठा है कहीं पे तो उसे साफ़ करने में 10 मिनट आपको देना है। लगातार 10 हफ्ते यानी 2.5 महीने तक ये काम आपको करना है। जैसे कूलर है, कूलर में पानी इकट्ठा है तो उसे साफ़ करोगे आप 10 हफ्ते तक 10 बजे 10 मिनट मतलब कि ये अभियान पूरा चलाया जाएगा 2.5 महीने तक। ये डेंगू को ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। डेंगू के बारे में जानते हैं, डेंगू का एक और नाम है ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसमें हड्डियों में दर्द होता है इसलिए इसका डेंगू का दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। और इसे जो इसका वेक्टर है, वेक्टर इन द सेंस कि जिससे ये फैलता है। अभी डेंगू किसी व्यक्ति को है
तो अगर उसे एडीज एजिप्टाई नाम का मॉस्किटो मच्छर है, एडीज एजिप्टाई, ये काटेगा उस व्यक्ति को और फिर दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देगा। डेंगू ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है और इसको ख़त्म करने के लिए दिल्ली सरकार 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम से अभियान चला रही है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इंडिया की यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव है, यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भी होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है? प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज घोषित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने विलमिंगटन को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विलमिंगटन इसको घोषित किया है प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी। इसको इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी उस दौरान घोषित किया और द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के दौरान ही रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को सम्मानित किया, क्योंकि किम जोंग उन ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो रशिया के सैनिक जिनकी मृत्यु हो गई थी किन्हीं कारणों से वार के दौरान, कहाँ पे, नॉर्थ कोरिया में, उनके यादों को संरक्षित करने का काम किया है किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में। इसीलिए इनको सम्मान दिया प्रेसिडेंट पुतिन ने। और बांग्लादेश वार मेमोरियल बना रहा है भारतीय सैनिकों के लिए। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था उसमें जो इंडियन आर्मी के सोल्जर शहीद हुए थे उनके लिए एक वार मेमोरियल बना रहा है बांग्लादेश। इसको ऐसे समझते हैं कि 1971 के पहले पाकिस्तान एक हिस्सा था पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान और एक हिस्सा था नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था वो अब बांग्लादेश बन चुका है, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन चुका है और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान है। यानी 1971 से पहले दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान अभी भी है, वही पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो गया है। और इसमें बांग्लादेश को मुक्त कराने में भारतीय सेना ने काफ़ी अहम रोल अदा किया था और इसी वजह से बांग्लादेश वार मेमोरियल बना रहा है भारतीय सैनिकों के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो ये शहर है विलमिंगटन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने हाल ही में किस छोटे वित्त बैंक के साथ समझौता किया है? असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने पूर्वोत्तर लघु वित्त बैंक के साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें कॉमन सेंस लगाओगे कि नॉर्थ ईस्ट, असम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है इंडिया का, तो पूर्वोत्तर राज्य का ही लघु वित्त बैंक इसका के साथ समझौता किया है इसने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस समझौते के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं यानी कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको, साथ ही साथ लघु उद्योग को विकसित करने के लिए पूर्वोत्तर लघु वित्त बैंक इन स्वयं सहायता समूहों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और लघु उद्योग के विकास के लिए ऋण मुहैया कराने का काम करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया मॉस्को में, और ये समय था शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के बैठक का। इसमें हमारे रक्षा मंत्री गए राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले मॉस्को ये रशिया की राजधानी है, तो इससे पहले रशिया कब गए थे? इससे पहले जून 2020 में हमारे रक्षा मंत्री रशिया गए थे। उनको आमंत्रित किया गया था विजय परेड के लिए। विजय परेड कैसी?
द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं वर्षगांठ पे रशिया अपनी विजय परेड मना रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में रशिया ने विजय प्राप्त की थी। उसी के लिए रशिया विजय परेड मना रहा था और उसमें भारत के रक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया था। रशिया के साथ अभी जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए, इसमें उन्होंने रशिया के साथ एक समझौता चल रहा था AK-47 203 राइफल के सौदे का। इस सौदे को बिल्कुल फाइनल करके वो आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसकी डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी रशिया की तरफ से। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल 8 कंट्री हैं और ये 8 देश पॉलिटिकल, साथ ही साथ ट्रेड और फिर सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने जो अनुभव होते हैं उनको साझा करते हैं। ये सारे 8 कंट्री और एक दूसरे की मदद करते हैं। SCO का जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग चाइना में स्थित है। जो 8 कंट्री हैं SCO की ये हैं इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये 8 कंट्री SCO के मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की DPIIT द्वारा जारी की गई भारतीय स्टेट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया? देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की DPIIT द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष। क्या है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स कि कौन सा स्टेट कितना फेवरेबल है नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फेवरेबल इन द सेंस कि किस राज्य में सबसे आसानी से नए बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। क्या मतलब हुआ कि नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए क्या क्या होता है, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हें पूरा करना होता है और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट सबके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आपको लैंड के लिए अलग डिपार्टमेंट से लैंड, अगर किस ज़मीन पे आप किस तरीके का बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट के लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको जो लोग वहाँ पे काम करेंगे उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कितने आसानी से लोगों को परमिशन दे रहा है, साथ ही साथ सारे मानकों को पूरा करते हुए, इन सबको ही ध्यान में रख के एक रैंकिंग प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। इस वर्ष जिस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से पहला स्थान मिला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इस सूची में दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। यानी कि सबसे आसानी से बिजनेस आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जा सकता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में सबसे आसानी से बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और तीसरे नंबर पे तेलंगाना में सबसे आसानी से बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं टोटल। इसमें से दिल्ली में सबसे आसानी से बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र नेवी 20 भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है? इंद्र नेवी 20 ये भारत और रूस के बीच का सैन्य अभ्यास है। इसे अभी सितंबर में ही भारत और रूस ने बंगाल की खाड़ी में आयोजन हुआ था इसका। और कुछ और महत्वपूर्ण अभ्यास के नाम देख लेते हैं एक्सरसाइज के। अजय वॉरियर्स, ये यूके और इंडिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। टाइगर ट्रम्प, ये बायलैटरल ट्राई सर्विस है इंडिया और अमेरिका के बीच की। बायलैटरल ट्राई सर्विस मीन्स कि ये 2 देशों के बीच तीनों सेनाओं के मध्य ये एक्सरसाइज की जाती है, ये अभ्यास किया जाता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इस एक्सरसाइज को करते हैं, भारत और अमेरिका के। टाइगर ट्रम्प मित्र शक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। धर्मा गार्डियन, ये इंडिया जापान की है और इंडिया और जापान की एक मालाबार है एक्सरसाइज का नाम, जो कि इंडिया और जापान की नेवी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? केशवानंद भारती एक आध्यात्मिक गुरु थे। और क्यों ये इतना फेमस हैं? जो लोग पॉलिटी को पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि केशवानंद भारती
वर्सेस केरल गवर्नमेंट का एक केस था 1973 में। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण केस है? क्योंकि जो अभी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसके लिए ही ये केस हुआ था। और केशवानंद भारती वर्सेस केरला सरकार का जो केस था 1973 में, ये 13 जजों की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही थी। यानी कि ये अभी तक का सबसे बड़ी बेंच द्वारा इसकी सुनवाई की गई थी। इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल गवर्नमेंट 1973 में जो केस था, इससे पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, उनको पार्लियामेंट अपनी शक्ति से परिवर्तित कर सकता था। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार के, जब केरल सरकार का फैसला आया, उसके बाद से आप कोई भी बिल पास करोगे, लेकिन वो बिल फंडामेंटल राइट्स को जो है हानि नहीं पहुंचा सकता है नागरिकों के। यानी जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, उनमें कोई परिवर्तन अगर कोई बिल कर रहा है तो वो स्वतः ही वो बिल अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसको लागू नहीं किया जा सकेगा। यानी कि कुल मिला के ये समझ सकते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार का जो केस था वो फंडामेंटल राइट को मजबूत किया है, हमारे मूलभूत अधिकारों को मजबूत किया है। पता होगा ही कि पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में अमेंडमेंट के जरिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से निकाल दिया गया था। अब प्रेजेंट टाइम में भी संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन जो मूलभूत 6 अधिकार हैं उनका कोई भी हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है किसी भी बिल के द्वारा। और इन फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट में भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आप पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट लाओ, कोई भी बिल लाओ, लेकिन नागरिकों के ये 6 फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए केशवानंद भारती काफ़ी फेमस हुए थे, ये आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किरण नामक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1805990019। ये किरण नाम का हेल्पलाइन नंबर मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास से संबंधित है। और एक और अभियान चलाया जा रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, नशा मुक्त भारत अभियान। ये अभियान 2020-21 के लिए 272 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां पे नशा के युवाओं द्वारा सर्वाधिक नशा किया जाता है। उन 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020 और 21 सेशन के लिए। इस अभियान में युवाओं को नशे की हानि के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान का उद्देश्य साथ ही साथ जो है सृजनात्मक कार्यक्रम के जरिए उनको ये बताना कि नशे से क्या क्या हानियाँ हो रही हैं, और जो नशीली दवा है उनकी मांग जो है उनकी उसमें कमी लाना है। इस अभियान का, नशा मुक्ति भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य साथ ही साथ नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग होता है उसके रोकथाम के लिए भी नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है वर्ष 2020-21 के लिए भारत के 272 जिलों में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किरण नामक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है थावरचंद गहलोत ने, जो कि हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडीइंग और लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।